नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं और उनके पीछे की असल खबर क्या है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। ये मंच है खबरों के पीछे की असल खबर जानने का, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके पीछे की असलियत जानने के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है और बहुत लंबी तफ्तीश लगती है। हम उस ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें सारे प्रदेश का और खासतौर पर रायपुर के लोगों का इंटरेस्ट आया, जिज्ञासा जागी, सवाल उठे। रिसेप्शन से ठीक पहले नव दंपति का कत्ल हो गया, संदिग्ध मौत का यह मामला। IBC 24 ने लगातार इस मामले में कड़ियों को जोड़ा, पड़ताल खुद की और एक नया और सनसनीखेज खुलासा इससे हुआ। यह खुलासा तब हुआ जब हमारे संवाददाता मामले की पड़ताल करते करते उस शख्स तक पहुंच गए जिन्होंने मौत से पहले असलम से सबसे ज्यादा बात की। ठीक सुन रहे हैं आप, मौत के पहले वाली रात असलम टेंशन में था। रिसेप्शन से पहले वाली रात असलम काफी परेशान बताया गया और इसी तनाव के बीच में उसने रिसेप्शन में पार्टी का काम लेने वाले इवेंट मैनेजर आसिफ अली को 20 और 21 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 14 बार कॉल किया, फोन किया और हर बार फोन पर वो एक ही बात कह रहा था। कभी वलीमा कैंसिल करने की बात कहता, कभी खाना कम करने की बात कहता। इस पर आसिफ ने उससे पूछा भी कि ऐसी बहकी बहकी बातें वो क्यों कर रहा है, शादी हो चुकी है। असलम उस पूरी रात सोया नहीं था। उसने आखिरी बार आसिफ को सुबह 10 बजे कॉल किया था और उसी आसिफ को हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने ढूंढ निकाला, उससे बातचीत की। सुनवाते हैं आपको क्या क्या बताया उसने। वलीमा के ठीक एक दिन पहले तक असलम जो है काफ़ी परेशान था और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सरफराज हैं जिन्होंने रिसेप्शन की पूरी तैयारी की थी। इन्हें जो है असलम ने वलीमा के ठीक एक रात पहले लगभग 20 से 21 बार जो है कॉल किया था। और क्या स्थिति थी, क्या बात हो रही थी, खुद अशरफ से हम पूछेंगे। आपकी बात असलम से हो रही थी लगातार, तो पहली बार उसने कब कॉल किया था, कितनी लंबी बातचीत थी, क्या बात कर रहा था? मुझे जब तक नॉर्मल कॉलिंग थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर रात को 12 बजे करीब मुझे उसने कॉल किया और कहता मेरे काम को कैंसिल क्यों की है, इस तरह की है। जो भी रिकॉर्डिंग है मैंने सब दे चुका हूँ थाने में। और काफ़ी परेशान टाइप का लग रहा था उस समय कि जैसे उससे मतलब किसी चीज़ का डर हो या हो, इस टाइप का कह रहा था कि मेरा काम कैंसिल क्यों कर दिए, मेरा खाना कम बनाना, इस तरीके से कह रहा कोई मेहमान नहीं आएगा, इस तरीके से वो डरा सहमा था। तो मैं उसे बोला कुछ हो तो घर में बात कर, ये सब उसको समझाया। फिर उसको बोला ठीक है कल काम आपका ओके मिलेगा। अच्छा, कितने बार उसने लगातार कॉल किया और कितने बजे से सुबह कितने बजे तक कॉल हुआ? लगभग सुबह लास्ट टाइम 6 बजे तक का कॉल किया उसने और हर 1-1.5-2 घंटे में कॉल करता रहा मुझे। कितने बजे से? रात को 12 बजे पहला कॉल था, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे था। फिर लास्ट टाइम उससे हमारा सुबह 10:30 के लगभग कॉल में बात हुई है। क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रही थी वो बातें, मतलब उसका व्यवहार नॉर्मल लग रहा था? कुछ पहले भी तो बात किया होगा उसने। उसका व्यवहार सिर्फ उसी समय ही बदला है, उसके पहले तो सिर्फ एकदम नॉर्मल था। वो रात भर की जो बात हुई, जो रात भर बात हुई थी, जो रात भर जगह भी था, वो सवेरे सोया है बता रहे थे। उसके पहले तक का मतलब जितनी बात हुई सब नॉर्मल थी। उसी दिन से बदलाव आया उसमें। लगातार एक ही रात में इतनी बातें की है जो मुझसे बहकी वो उसी वक्त की बात है। उसके बाद से हमारा कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपने उसे बोला भी कि आप थोड़ा बहका हुआ लग रहा है, तो क्यों आपको? मैंने बहुत कुछ उसको बोला है कि इस टाइप का भी पूछा उससे कि नशा वशा किया है, समझाया, डांटा, क्योंकि मैं इससे छोटा था तो मैं उसको समझाया था। मैंने कोई बात हो तो बता, बाकी सारी तैयारी मैं करके रखा, तो मस्त तैयार होके आ, ये कहा। उसके बाद से बात नहीं हुई मेरी। सामान्य नहीं थी बात एकदम। देखिए, IBC लगातार कह रहा है कि असलम जो है थोड़ा परेशान था और अपने वलीमा को लेकर वो काफ़ी मतलब डर था उसे कि कहीं कैंसर ना हो जाए। बहुत तमाम चीज़ें हैं। वो नॉर्मल था या उस समय एबनॉर्मल था, क्या उसने किसी चीज़ का सेवन किया था, नहीं किया था, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट में आनी है। लेकिन अभी तक पुलिस को बिसरा मिला नहीं है जो कि जांच में जाता और खुलासा हो पाता। तो कहीं ना कहीं में बिसरा नहीं मिलना अपने आप में कई सवालों को खड़ा कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि उस रात असलम ने शाम से लेकर सुबह 10 बजे तक
सरफराज को 21 बार कॉल किया है, रात भर में लगभग 14 बार बात हुई है और एक ही सवाल वो बार बार कर रहा था और उसकी बातें कुछ कहीं ना कहीं असामान्य थी। तो उम्मीद करते हैं इन सवालों का जल्द जवाब मिलेगा, पुलिस को जल्द जो है बिसरा मिलेगा और उसकी जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो तय तक जाने के लिए, असल खबर तक पहुंचने के लिए संदीप शुक्ला इस वक्त भी जुड़े आपको दिख रहे हैं। ये हम कम नहीं करते हैं कि इसमें हम सीधे रिपोर्टर से तुरंत बात करके पता करें, लेकिन ये मामला बड़ा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा चर्चित है। संदीप, इसमें सवाल तो कई बार आपने बता दिए, जो आपने बड़ा खुलासा किया, जिस शख्स को ढूंढकर आपने बात की, इससे अगर हम निचोड़ निकालना चाहें तो क्या है जो दर्शकों को और लोगों को पता होना चाहिए? देखिए, निचोड़ यही है कि 20 तारीख की शाम से 21 तारीख की सुबह 10 बजे तक असलम ने जो आसिफ अली जो रिसेप्शन की तैयारी कर रहा था उसे 21 बार किया कॉल, और हमने जब उसकी डिटेल देखी, CDR देखा, तो रात 12 बजे से 6:30 बजे तक वो लगातार आसिफ को कॉल करता रहा। कहता था कि वो आपने काम क्यों कैंसिल कर दिया है, खाना कम कर दीजिए। उसी कॉल में वो कहता है कि 1200-1500 लोगों का जो है खाना बनाना है, 1 घंटे बाद तो कहता है कि 600 लोगों का खाना बनाना है। तो और जब हमने आसिफ से बात करी तो आसिफ का साफ साफ कहना है, ये बहकी बहकी बात कर रहा था जो असलम है, और उसने बोला भी कि क्या तुमने नशा किया है, तुम बहके क्यों हुए, वो अपने घर वालों से बात कराओ, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन असलम उस स्थिति में नहीं था कि वो किसी से बात करा सके। 6:30 बजे तक वो लगातार कॉल करता रहा। आखिरी कॉल उसने सुबह 10 बजे आसिफ को किया। अब ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, देखिए पुनीत जी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि कॉल डिटेल अभी तक पुलिस को इनका जो मोबाइल जो है अभी तक खुल नहीं पाया असलम और कहकशा का, और इसके साथ साथ पुलिस को उसकी बिसरा रिपोर्ट नहीं मिली है। दोनों में एंगल ये कि बिसरा रिपोर्ट मिलेगी तो ये पता चल पाएगा कि असलम उस दिन सामान्य अवस्था में था, किसी चीज़ के नशे में था, या उस पर किसी चीज़ का, गोलियों का, दवाइयों का, किसी चीज़ का असर था। अगर पुलिस की थ्योरी माने कि असलम ने अगर कहकशा को मारा है तो अगर वो नशे की हालत में था तो वो बिसरे से कंफर्म होगा। अगर आसिफ को उसने 21 बार और 6 घंटे में 14 बार कॉल किया है, वो असामान्य था, तो वो भी कंफर्म बिसरा रिपोर्ट से ही होगा। और सबसे बड़ी बात, उसे चाकू कहाँ से मिला, बटन चाकू कहाँ से मिला, वो कमरे में उस बटन चाकू को अगर किसी से मांग के लेके आया है। और हम आपको बता दें कि हमने ही खुलासा किया था कि असलम जो है वलीमा के एक रात पहले, कुछ घंटे पहले वो स्टेशन रोड भी आया था, जहाँ से उसके मामा ने उसे जबरदस्ती उठा के वापस घर ले गया था। और ये सारी चीजें, दवाइयाँ अगर उसने ली है, कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के खुलने से ही पता चल पाएगा, वो व्हाट्सएप या कॉल डिटेल से ही पता चल पाएगा। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट IBC 24 ने ढूंढ निकाला है कि 5 से 6 घंटा अगर असलम ने किसी से बात करी है बीच गैप में, तो आखिर शख्स कौन था। तो कहीं ना कहीं हमारी पड़ताल पुलिस के भी जांच में मदद करेगी, लेकिन आखिरकार बात वहीं अटक जाती है। अभी तक PM रिपोर्ट नहीं मिला है, बिसरा रिपोर्ट नहीं मिला है, और ना तो असलम और कहकशा का मोबाइल खोल पाया है। तो हम अब लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं कि पुलिस कब तक मोबाइल खोल पाती है और कब तक बिसरा। चलिए, तो संदीप जो बता रहे हैं इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक, बिसरा रिपोर्ट अब तक ना मिल पाना, दूसरा मोबाइल जिनसे सारे राज आज की तारीख में खुल जाते हैं। किसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा राज आज की तारीख में मोबाइल में दफ्न पाए जाते हैं, उसमें दर्ज पाए जाते हैं, तो उनका अब तक डिटेल के तौर पर सामने ना आना ये सवालों को उठा रहा। लेकिन एक बड़ी बात है, संदीप ने उस व्यक्ति को खोज निकाला, उससे बात भी की, जिसको आपने पूरा सुना। शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी डिटेल के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो पड़ताल हमारे सहयोगी ने की है, इस पड़ताल के आधार पर भी चीजों को और आगे तेजी से पुलिस बढ़ाएगी और उन सारे सवालों के जवाब खोजकर जनता तक लाएगी, जो जनता इस अजीब से पूरे वाकये में ढूंढ रही है, जिनके जवाब लोगों को और परिवार को भी चाहिए। आते हैं बड़ी खबर पर। आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी शामिल रहा। किस मुद्दे पर यह प्रदर्शन था और कैसा था, देखें। ये तस्वीरें रायपुर और भोपाल की हैं, जहां देश के दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। बात पहले रायपुर की करते हैं, जहां कांग्रेस ने जनसभा करने के साथ राजभवन तक मार्च निकाला। साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिंडनबर्ग आपके LIC के हो, आपके बैंकों का हो, जिसमें आपका पैसा लगा हो,
तब भी पैसा दे रहे हैं उसको, तो किसके इशारे पे दे रहे हैं और इसकी जांच क्यों नहीं होती? वहीं भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को राजभवन जाने से पुलिस ने रोका। बैरिकेड्स को पार करते हुए कार्यकर्ता भी लगातार आगे बढ़े। बाद में हालात काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अगर आप सबने अपनी कमर कस ली तो कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस की भविष्य की बात नहीं है, किसी उम्मीदवार की भविष्य की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। कुल मिलाकर एक बार फिर आज कांग्रेस पार्टी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। अडानी ग्रुप के बहाने केंद्र को जमकर घेरा। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। ताकत का प्रदर्शन भी आप इसे समझ सकते हैं और बड़ा मुद्दा भी। सवाल ये कि अडानी ग्रुप्स पर आई रिपोर्ट से केंद्र सरकार की स्थिति असहज क्यों हो जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको डिकोड करते हैं। कारोबारी हैं गौतम अडानी, दुनिया इनको जानती है और दुनिया इनके बारे में जानना चाहती है। पीएम मोदी के साथ घनिष्ठ संबंध जग जाहिर है, कोई छिपी बात नहीं। कई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, उन पर सवाल उठाए गए। अडानी ग्रुप के प्लेन का इस्तेमाल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग अवसरों पर करते नजर आए। इसके अलावा 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब से गौतम अडानी की संपत्ति लगातार बेतहाशा बढ़ती गई, जिस पर केवल देश में नहीं दुनिया भर के लोगों की नजर गई। गौतम अडानी कई क्षेत्रों में निवेश करते नजर आए, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट्स तक, एनर्जी सेक्टर तक। गौतम अडानी ऐसा कोई सेक्टर नहीं मिलेगा जहां बड़े प्लेयर के तौर पर ना उभरे। पीएम मोदी के कार्यकाल में LIC जैसी संस्थाओं ने, बड़े बड़े संस्थानों में जिनका शुमार होता है, अडानी ग्रुप में निवेश करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर मौजूदा केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप को फेवर करने का गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी खुलकर लगा चुकी है। केंद्र सरकार की भूमिका पर विपक्ष सवाल लगातार उठा रहा है, सड़कों पर भी, और यही वजह है जो केंद्र सरकार को अडानी ग्रुप के मामले में थोड़ा बैकफुट पर लाती दिखाई पड़ रही है। अब यह देखना है कि अडानी ग्रुप के मामले में केंद्र सरकार कितना दबाव में आती है और कितनी देर तक इस पर खामोशी के साथ में इस पूरे प्रदर्शन को देखा जाता। फिलहाल इतना जरूर है कि लोगों को यह कांग्रेस जताना चाहती है कि यह उनके हक का मामला है और इसे उनको जानना ही चाहिए। अगली खबर दिल्ली से, जहां लोकसभा राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने जोर जोर से लंदन में राहुल गांधी के बयान का मुद्दा बनाया और माफी की मांग की। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, थोड़ा कुछ भी शर्म है। हंगामे की तस्वीरें राज्यसभा और लोकसभा की हैं, जहां आज बीजेपी नेता राहुल गांधी पर काफी आक्रामक दिखे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। राहुल के बयानों की सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। इधर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच हमेशा की तरह एक दूसरे पर वार पलटवार है। पर सवाल ये, क्या राहुल अपने बयान पर माफी मांगेंगे? तो खबर आपने देख ली। सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज इसी मुद्दे के ऊपर पक्ष लड़ते दिखे। डिकोड करते हैं। राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ है, विपक्ष में नेता है। विपक्ष में यानी उनके पास सरकार की निंदा करने का पूरा अधिकार भी है और उनका कर्तव्य भी बनता है। उन्हें सरकार की नीति नियत के ऊपर सवाल उठाने का उनके पक्ष के मुताबिक हक है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी विदेश यानी कि लंदन में राहुल के दिए गए बयान को मुद्दा मानती है और इसे बुना भी रही है।
यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी कि देश हो या विदेश हो, क्या इस बात से फर्क पड़ना चाहिए? क्या इसका पालन केवल विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए? आज की तारीख में सूचना चंद सेकंड्स में सारी दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। डिजिटल मीडिया ने हम सबको इतना प्रभावित किया है। बीजेपी सरकार ने और बाकी के तमाम नेताओं ने क्या इस मुद्दे के ऊपर पहले कभी इस तरह के बयान विदेश की धरती पर नहीं दिए? ये सवाल भी कांग्रेस उठा चुकी है। इस बात के सबूत ये पेश करते कि राहुल गांधी के बयान से बीजेपी असहज हो रही है, आहत हो रही है। क्या ये बात और राहुल के उठाए गए मुद्दों को हवा नहीं देते? पीएम मोदी विदेश में जाकर प्रवासी भारतीयों के कई बार बल्कि हर बार बड़े सम्मेलनों में भाषण देते हैं। उसमें वो क्या अपनी सरकार के द्वारा कर रहे हैं और यहाँ विपक्ष क्या कर रहा है, इसके इशारे करते रहे हैं। अर्थ ये कहने का कि अगर राहुल गलत हैं तो क्या दूसरे पक्ष बाकी सबके सब सही हैं? ये सवाल कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच में पहुंचा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां बीजेपी ने विशेष अधिकार हनन का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट देखिए। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है, जहां इन दिनों बजट सत्र जारी है। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल को पढ़ने के लिए जो भाषण की कॉपी दी गई, उससे अलग दूसरी कॉपी विधायकों के पास आई। भाजपा ने इस मसले पर विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है। जो महामहिम ने पढ़ा और जो सदस्यों को वितरित हुआ, उस दोनों में अंतर है। इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। बीजेपी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले पर जानकारी आने के बाद सरकार की तरफ से उचित जवाब दिया जाएगा। हमने जो राजभवन को भेजा, हमने उसी को प्रसारित किया है। अब अंग्रेजी में किस रूप में आया है, आज आसंदी से उसमें व्यवस्था आ गई है। शासन को उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, शासन के द्वारा समुचित जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दावा किया कि सरकार के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल मिलाकर विधानसभा में इसी विषय पर जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल की वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। चलिए, अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि हम जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसा क्यों, कहां, किस वजह से हुआ, इस पर स्पष्ट उत्तर उसके बाद आएगा। देखते हैं वो उत्तर क्या होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो रेल चल पाए, इसका मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। कितनी तैयारी है और क्या प्रस्ताव है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। भोपाल इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन 31 अगस्त तक पूरा करने की तैयारी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वडोदरा में मेट्रो कोच यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेडलाइन पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। भूपेंद्र सिंह का दावा है कि 2016 में शिवराज सरकार ने मेट्रो ट्रेन की डीपीआर तैयार की थी। आज से हमारे मेट्रो के कोच बनाने की शुरुआत हुई है, जिसका आज पूजन और शुभारंभ हुआ है और 31 अगस्त 2023 तक ये कोच बनाकर हम लोगों को देंगे। इधर कांग्रेस मेट्रो लाने का श्रेय कमलनाथ को दे रही है। नेता कह रहे हैं कि ट्रायल भले ही बीजेपी कर ले, लेकिन मेट्रो को हरी झंडी तो कमलनाथ ही दिखाएंगे। 23 के नवंबर के बाद जब चलेगी तो दिसंबर 2024 में इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे। दावे दोनों पक्षों से हैं और जनता को इंतजार है इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन की पहली सवारी का। चलिए, तो दोनों पक्षों की तरफ से दावे चाहे जो कर ले कि कौन फीता काटेगा, किसके हाथों हरी झंडी पहली दिखाई जाएगी, लेकिन जनता को मेट्रो में कदम रखने का पहला मौका कब मिलेगा, कहां से कहां तक वो सफर सुविधाजनक तरीके से कर पाएंगे, लोगों को इस बात से सरोकार है। लेकिन ये सब चुनाव के पहले हो, इस बात के प्रयास हो रहे हैं। देखते हैं संभव कब तक होता है। आज की न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर आपसे यहीं इसी मंच पर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।